अध्याय 6 अत्याचारी शरीर को परिष्कृत करने की तकनीक। यह साधना तकनीक इतनी असामान्य कैसे हो सकती है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसीलिए तो अधिपति इतना शक्तिशाली था, शुरुआत ही इतनी दर्दनाक है। ओवरलॉर्ड मार्शल गॉड को 10 सम्मानित मार्शल सम्राटों में सबसे शक्तिशाली के रूप में मान्यता प्राप्त थी। उसने सौभाग्यवश इस शरीर परिष्करण कला को सर्वोपरि मार्शल गॉड से प्राप्त किया था और इसे कभी सार्वजनिक करने का साहस नहीं किया था। उसका मूल इरादा इसे गुप्त रूप से अभ्यास करने का था, लेकिन किसे पता था कि वह शुरू करने से पहले ही तियानदांग पर्वत श्रृंखला में मर जाएगा। इस शरीर परिष्करण कला के साथ भले ही मैं अपनी नसें न खोल पाऊं, फिर भी मैं मार्शल गॉड क्षेत्र तक साधना कर सकता हूं। ली यूनक्सियाओ ने गहरी सांस ली, फिर चिल्लाई और अपना शरीर झुकाया। 9 स्वर्गों के शिखर तक साधना करने में सक्षम किसी भी प्राणी में अद्भुत दृढ़ता होती है। प्रतिभा महत्वपूर्ण थी, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण था अटूट साहस और दृढ़ संकल्प जो कभी हार नहीं मानता। ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग आर्ट, पहला मूव, मून यांग। ली यूनक्सियाओ एक बार फिर गोलाकार आकार में मुड़ गया। अत्यधिक खिंचाव बल के कारण उसका शरीर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे 5 टुकड़ों में फाड़ा जा रहा हो। उसकी हर मांसपेशी और हड्डी चूर चूर होने लगी हो। धमाका! इस बार वह 5 सेकंड तक ही टिक पाया और फिर से उछलकर दीवार से जा टकराया। उसके आंतरिक अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और मुंह भर खून बाहर निकल आया। दोबारा 2 असफलताओं से उसका अहंकार और बढ़ गया था और वह दहाड़ते हुए बोला, अगर वह अधिपति इसे परिष्कृत कर सकता है, तो मैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हूं। 10 सम्मानित मार्शल सम्राटों में, यद्यपि ओवरलॉर्ड को सबसे शक्तिशाली माना जाता था, फिर भी उनमें से कोई भी वास्तव में दूसरे के सामने नहीं झुका। उनके दिल आसमान छूते अहंकार से भरे हुए थे और वे दुनिया को नीचा समझते थे। मून यांग चाल। एक दिन बाद, अकादमी के गुरुत्वाकर्षण साधना कक्ष के अंदर नीले पत्थर की ईंटों से बने फर्श पर कई तरह की अलग अलग गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों की ओर ले जाती थी। छात्रों को केवल ओरिजिनची पत्थर का एक टुकड़ा आकृति में रखना होता था और वे सीधे टेलीपोर्ट हो जाते थे। गुरुत्वाकर्षण टेलीपोर्टेशन सरणी का पूरा क्षेत्र कई एकड़ में फैला हुआ था। केवल राजधानी शहर के पास ही इतनी विशाल साधना भूमि बनाने की क्षमता थी। दर्जनों संरचना सरणियों के केंद्र में हजारों वर्ग मीटर का एक ऊंचा चबूतरा था, जो विभिन्न गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों से लौटने वालों के लिए लैंडिंग पॉइंट का काम करता था। ली यूनक्सियाओ विद्यार्थियों को आते जाते देख रहा था। उनके युवा और कोमल चेहरे उसे दशकों पुराने दिनों की याद दिला रहे थे। उस समय वह भी यहाँ के अन्य सभी मार्शल प्रशिक्षुओं की तरह एक साधारण मार्शल प्रशिक्षु था। विभिन्न नायकों की पौराणिक कथाएं सुनता था, दिन रात लगन से अभ्यास करता था और अपने हृदय में शक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर था। जो लोग स्वेच्छा से यहाँ साधना करने आए थे, उनमें से अधिकांश गरीब परिवारों के बच्चे थे, जो एक दिन राज्य के योद्धा बनने, अपना नाम कमाने और अपने पूर्वजों को गौरव दिलाने की आशा रखते थे। सभी ऊर्जा से परिपूर्ण होकर टेलीपोर्टेशन तंत्र में प्रवेश करते थे और ठंड से जमे बैंगन की तरह बाहर निकलते थे। हर कोई अपने आप में मग्न रहता था और बहुत कम लोग बोलते थे। कभी कभार कोई अपने आलीशान वस्त्रों को आश्चर्य भरी निगाहों से देखता था। वह पीले रंग के एक घेरे में दाखिल हुआ, जिस पर 10 गुना लिखा हुआ था। उसने वहां ओरिजिनची पत्थर का एक टुकड़ा रखा और तुरंत ही घेरे से एक पीली रोशनी उठी, जिसने उसे घेर लिया। जल्द ही उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली हो गई और गुरुत्वाकर्षण कक्ष में गायब हो गई। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, उसे तुरंत जमीन से एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर पल भर में धंस गया। उसका सारा मांस और खून एक साथ सिकुड़ गया। हा! ली यूनक्सियाओ मानसिक रूप से तैयार था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसका पूरा ऊपरी शरीर गंभीर रूप से एनीमिया से ग्रस्त था, जिससे वह असामान्य रूप से पीला और भयानक दिख रहा था और उसका पूरा शरीर कुछ हद तक विकृत था। उसने अपने शरीर को सीधा करने के लिए मजबूर किया। एक नज़र में पूरा 10 गुना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र गुरुत्वाकर्षण टेलीपोर्टेशन हॉल से भी बड़ा था, क्रमांकित अलग अलग अभ्यास कक्षों में विभाजित था। यह ध्यान देने योग्य है कि जियालान अकादमी में 10,000 छात्र थे, इसलिए 200 साधना कक्ष कोई बड़ी संख्या नहीं थे। इस समय बहुत से लोगों के पास कमरे नहीं थे और वे सार्वजनिक क्षेत्र में चुपचाप बैठे इंतजार कर रहे थे।
ली यूनक्सियाओ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और अपनी दिव्य चेतना को पूरे क्षेत्र में धीरे से घुमाते हुए हाफते हुए अभ्यास कक्ष 013 की ओर चल पड़ा। उसका हर कदम लगभग उसकी पूरी ताकत से भरा हुआ था। इस गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण उसके पूरे शरीर की नसें अत्यधिक खुलती और बंद होती रहीं, मानो वह अपने आप सांस ले रहा हो। मुझे मून यांग मूव में जल्द से जल्द महारत हासिल करनी होगी, तभी मेरा शरीर मेरिडियन पर पड़ने वाले औषधीय प्रभाव को सहन कर पाएगा। अभ्यास कक्ष 013 तक पहुंचने में उसे आधे मिनट से अधिक समय लगा। जैसे ही वह पहुंचा, अभ्यास कक्ष 013 का दरवाजा अचानक खुला और पसीने से तरबतर पीले चेहरे वाला एक छात्र बाहर निकला। जब उसने ली यूनक्सियाओ को देखा तो वह थोड़ी देर रुका, फिर अपना सिर नीचे करके टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर चल पड़ा। आखिरकार कोई तो सामने आया, लेकिन इस बच्चे ने ऐसा क्यों किया? हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे और कोई बाहर नहीं आया। क्या यह बच्चा सिर्फ इसलिए इतना भाग्यशाली है क्योंकि वह आ गया? हाँ, ऐसा लगता है जैसे उसे पता था कि 013 खुलने वाला है। यह बच्चा कौन है? मुझे इससे कोई ओरिजिन ची का उतार चढ़ाव क्यों महसूस नहीं हो रहा है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ओरिजिन क्यूई में उतार चढ़ाव न होने का मतलब है कि उसने अपनी नाड़ियां नहीं खोली है। एक साधारण व्यक्ति 10 गुना गुरुत्वाकर्षण कैसे सहन कर सकता है? जैसे ही ली यूनक्सियाओ अभ्यास कक्ष 013 में कदम रखने ही वाले थे कि अचानक एक हाथ ने उन्हें रोक दिया। सफेद वस्त्र पहने, हल्की मुस्कान लिए एक विद्यार्थी उनके सामने खड़ा था। मैं यूहे हूं, मध्यवर्ती श्रेणी का विद्यार्थी, 7 नाड़ियों वाला एक शिखर मार्शल प्रशिक्षु। छोटे भाई, आप शायद नए हैं। कृपया यह कमरा मुझे दे दीजिए। अकादमी के छात्रों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: प्राथमिक कक्षा, मध्यवर्ती कक्षा, उन्नत कक्षा और स्नातकोत्तर कक्षा। ली यूनक्सियाओ ने ऊपर इसे अपनी बहन को दे दो, यहां से दफा हो जाओ। यूहे का चेहरा एकदम बदल गया। गुस्से में उसे कुछ याद आया। उसने चुपके से पीछे मुड़कर देखा और तुरंत खुद को संभालते हुए अपना गुस्सा दबाते हुए बोला, यहां नए हो, आज मेरी इज्जत बचा लो, और अगर अकादमी में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बस मेरा नाम ले लेना। अपनी बहन का जिक्र करोगे तो कहीं खो न जाओ। यूहे का चेहरा अंततः पीला पड़ गया और काला पड़ गया। किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की थी कि उसका इस तरह अपमान करे। वह अत्यंत क्रोध से हंसा, हा, तेरी हिम्मत तो देखो। एक तुच्छ व्यक्ति, जिसमें कोई मूल ऊर्जा का उतार चढ़ाव नहीं है, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है। आज मैं तुझे नए छात्रों के लिए कुछ नियम सिखाऊंगा। उसके शब्द खत्म होते ही उसकी आभा तुरंत बढ़ गई, जिससे एक हल्का दबाव बना और वह ली यूनक्सियाओ की ओर तेजी से बढ़ा। उत्पत्ति ची। क्या यूहे ने उत्पत्ति ची को संघनित कर एक युआन क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है? सार्वजनिक क्षेत्र में आश्चर्य की एक सिसकी गूंजी और तुरंत सभी की निगाहें उस पर टिक गईं। सबके चेहरे विस्मय से भर गए। क्या गजब की प्रतिभा है! कहते हैं कि उन्होंने पिछले हफ्ते ही अपनी 7वीं मेरिडियन खोली। आमतौर पर ओरिजिन ची को संघनित करने में कई महीने लगते हैं, लेकिन उन्होंने इसे 7 दिनों में कर दिखाया। मुझे ऐसा नहीं लगता वह अभी भी मार्शल अप्रेंटिस अवस्था में होना चाहिए। अगर उसने सचमुच मार्शल गॉड का दर्जा हासिल कर लिया होता तो अब उसके चारों ओर ओरिजिन ची की रोशनी होनी चाहिए थी, न कि सिर्फ ओरिजिन ची के दबाव का एहसास। फिर भी यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। ऐसा लगता है कि वह अगले 10 दिनों में ही 1 युआन क्षेत्र में पहुंच जाएगा। बच्चे, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारी सारी पसलियां तोड़ दूंगा, तुम्हें मारूंगा नहीं। यूहे अपने आसपास हो रही हैरान करने वाली बातों को सुनकर गर्व से भर उठा। खासकर जब उसकी पूजनीय देवी इस समय उसके पीछे खड़ी थी, तो वह अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था और उसकी मुट्ठी में शक्ति का प्रवाह उमड़ने लगा। वूश! उसने जोरदार मुक्का मारा। उसकी बाह की मांसपेशियां और हड्डियां चटकने की आवाज कर रही थीं, जैसे सेम फूट रहे हों। एक शक्तिशाली मुक्के की हवा उतर रहा हो, मानो कोई फैल गई और ली यूनक्सियाओ की ओर झपटी। फूहू फिस्ट। यह देखने में तो ठीक लगता है, लेकिन फूहू फिस्ट तकनीक में न केवल पहाड़ों में दहाड़ते हुए बाघ की आभा पर जोर दिया जाता है, बल्कि निर्णायक प्रहार के लिए समय का भी विशेष महत्व होता है। तुम्हारे पास तकनीक तो है, लेकिन सार की कमी है। ली यूनक्सियाओ के लिए सभी लोग सांस रोककर बैठे थे। तभी उन्होंने एक शिक्षक की तरह यूहे को निर्देश देना शुरू कर दिया।
क्या यह लड़का पागल है? 7 मेरिडियन वाले एक पीक मार्शल अप्रेंटिस के एक मुक्के के बाद भी वह मजाक उड़ाने की हिम्मत रखता है। एक छात्र की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे नहीं लगता कि यह उपहास है। हालांकि थोड़ा अहंकारपूर्ण है, लेकिन उसने जो कहा वह बिल्कुल सही है। एक अन्य छात्र ने सोच समझकर कहा। एक अन्य छात्र ने और भी जोर से सिर हिलाते हुए कहा, चाहे वह जो भी कहे, सही हो या गलत, एक उच्च कोटि के मार्शल प्रशिक्षु के मुक्के का सामना करते हुए वह वास्तव में बच नहीं सकता। जब तक उसके पास मार्शल गॉड की साधना न हो, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यू हे भी क्रोधित हो गया और अनजाने में ही उसने अपने मुक्के की ताकत में कुछ और अंक जोड़ लिए। उसका मूल उद्देश्य केवल प्रतिद्वंद्वी को अपंग करना था, लेकिन अब वह इस अभिमानी छात्र को एक ही मुक्के से पूरी तरह से अपंग करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। हा हा। ली यूनक्सियाओ ने हल्के से चिल्लाते हुए एक छोटा कदम आगे बढ़ाया। उसके हाथों ने उसके सीने के सामने तैरते हुए पंजों का रूप धारण कर लिया, अचानक एक ड्रैगन का आकार ले लिया और भयंकर रूप से अपना विशाल मुंह खोल दिया, मानो सब कुछ निगलने के लिए तैयार हो। ऐसा प्रतीत होता था मानो सभी को गलतफहमी हो गई हो और वे अपने कानों में दहाड़ की हल्की सी आवाज सुन रहे हों। यू हे की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके फुहू मुक्के ने प्रतिद्वंद्वी के पूरे शरीर को जकड़ लिया था, बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर भी केवल एक ही चाल से प्रतिद्वंद्वी ने आकाश और पृथ्वी को निगलने का आभास दिया, न केवल उसकी सारी शक्ति को नष्ट कर दिया बल्कि एक विशाल रक्तरंजित मुंह की तरह लग रहा था, मानो उसे भोजन के रूप में प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा कर रहा हो। क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेमना, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया। तुम्हारी चाल कितनी भी अजीब क्यों न हो, मैं अब भी एक उच्च कोटि का मार्शल प्रशिक्षु हूं। अपनी ताकत से मैं तुम्हें कुचल सकता हूं। आह! अचानक उसकी बाह में तेज दर्द हुआ। उसका अचूक मुक्का लगा, लेकिन चूक गया। ली यूनक्सियाओ ने किसी अज्ञात क्षण में अपनी उंगलियों को पंजों में बदल लिया, पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते हुए, और अचानक अपनी 10 उंगलियों से यूहे की दाहिनी बाह को जकड़ लिया। दर्द की एक लहर तुरंत उसके दिमाग में दौड़ गई, और उसे और भी गुस्सा इस बात पर आया कि उसके प्रतिद्वंद्वी की 10 उंगलियों के जकड़ने के बाद उसकी बाह पर मौजूद विस्फोटक ऊर्जा पल भर में गायब हो गई, जिससे वह कोई भी ताकत लगाने में असमर्थ हो गया। हम्फ! ली यूनक्सियाओ एक ही चाल में सफल हो गया और उसका शरीर गति के साथ आगे बढ़ते हुए यूहे के सामने जा टकराया। वह थोड़ा सा नीचे झुका और अपने दाहिने कंधे को यूहे की छाती पर जोर से टिका दिया। टकराना! यूहे की छाती सुन्न हो गई और अचानक उसके गले में खून का प्रवाह बढ़ गया। वह पीछे की ओर गिर पड़ा और कुछ कदम लड़खड़ाते हुए चलने के बाद उसने अपना संतुलन वापस पाया। हाय, ये शरीर! ली यूनक्सियाओ ने मन ही मन आह भरी। अपने वर्तमान शरीर से वह बेहद असंतुष्ट था। अगर उसके पास यूहे जितनी ताकत होती, तो पहले किए गए उस ड्रैगनाकार के वार से ही प्रतिद्वंदी का हाथ पूरी तरह से पंगु हो जाता और एक झटके में ही वो पल भर में मर जाता। लेकिन अब इससे सिर्फ प्रतिद्वंदी के हाथ में दर्द हुआ और सीना सुन पड़ गया। हिस! अभी क्या हुआ? क्या किसी ने साफ साफ देखा? यूहे का मुक्का इतना शक्तिशाली था कि पहाड़ों को चीर सकता था और पत्थरों को चटका सकता था। मैंने तो उसमें ओरिजिनची की हल्की सी झलक भी देखी। यह रहस्यमय तरीके से कैसे टूट गई? कितना अजीब है! इस बच्चे में ओरिजिन क्यूई में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। क्या यह कोई छिपा हुआ गुरु हो सकता है? अध्याय 7 शक्ति का मार्ग। यूहे भी हैरान और स्तब्ध था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे इस बच्चे में कोई भी मूल ऊर्जा, ओरिजिनची, महसूस नहीं हो रही थी और अभी-अभी उसकी हरकतों को देखकर लग रहा था कि हालांकि ऊर्जा बहुत तीव्र थी, लेकिन वास्तव में अपर्याप्त थी। अन्यथा, उसे केवल उसकी ऊर्जा और रक्त का प्रवाह ही महसूस नहीं होता। अगर शांति का समय होता, तो शायद वह ज्यादा सतर्क रहता। लेकिन अपनी देवी के साथ खड़े होने के कारण वह किसी भी कीमत पर अपनी प्रतिष्ठा खोना नहीं चाहता था। वह क्रोध से दहाड़ते हुए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसके बगल में हरे वस्त्र पहने एक महिला ने कहा, वरिष्ठ भाइयों, इसे जाने दीजिए। यूहे का चेहरा शर्म और आक्रोश से भरा हुआ था। लैंडुओ, 5 मिनट और रुक जाओ। मैं इस लड़के को अपाहिज कर दूंगा और यह अभ्यास कक्ष तुमसे छीन लूंगा। रोलैंडा ने सिर हिलाकर कहा, भूल जाओ, इस अभ्यास कक्ष में सबसे पहले वही बैठा था। ली यूनक्सियाओ की पलकें थोड़ी सी फड़क उठीं और उसने झट से कहा,
तुम हो। एक सुंदर और कोमल चेहरा उसकी नजरों के सामने आया और उसके विचार थोड़े से हिल गए। रोलैंडा ने ली यूनक्सियाओ को आश्चर्य भरी निगाहों से देखा और धीरे से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शक्ति साधना कर पाने के बावजूद तुमने तकनीक साधना शुरू कर दी है। ली परिवार के पास वाकई प्रचुर संसाधन हैं। अभी अभी तुमने जो चाल चली वह वाकई कमाल थी। हालांकि शक्ति के बिना तकनीकें तो सिर्फ दिखावे के लिए होती है, मंच के लिए उपयुक्त नहीं। ली यूनक्सियाओ का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन फिर भी उसने सहमति जताते हुए कहा, तुम सही हो। यूहे का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उसने रोलैंडा को घूरते हुए कहा, लैंडुओ, क्या तुम उसे जानते हो? रोलैंडा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने हल्की सी मुस्कान के साथ ली यूनक्सियाओ से कहा, तो तुम्हारे लिए मुझे हराना नामुमकिन है। हमारे बीच का फासला और भी बढ़ता जाएगा। असल में ली परिवार के युवा स्वामी के रूप में भले ही तुम साधना कर पाओ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। तो फिर इतनी जिद क्यों कर रहे हो? यूहे का चेहरा बदल गया और उसने आश्चर्य से कहा, आपका मतलब ली परिवार के उस कुख्यात निकम्मे युवा स्वामी से है? उसका चेहरा तुरंत अजीब हो गया। उसने ली यूनक्सियाओ की बदनामी सुनी थी। वह एक कुख्यात निकम्मा था जो साधना नहीं कर सकता था, और यहां तक कि रसायन शास्त्री संघ के महान गुरु भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सके थे। तो वो लड़का वाकई में निकम्मा है। इसीलिए मुझे उस पर कोई ओरिजिनची ऊर्जा महसूस नहीं हुई। तो बस यही बात है। वह मार्शल स्किल का मार्ग अपना रहा है। उच्च स्तरीय मार्शल स्किल स्वाभाविक रूप से समान रैंक की लड़ाइयों में लाभ देती है, लेकिन एक शक्ति 10 कौशलों पर भारी पड़ सकती है। जब किसी उस्ताद का सामना करना हो, तो चाहे आप कितनी भी चालें चलें, सब व्यर्थ है। हे, मैंने सुना है कि ली परिवार का यह निकम्मा आदमी रोलैंडा का दीवाना होकर पीछा करता था और बुरी तरह ठुकराए जाने के बाद ही उसने हार मानी। अगर उसका बैकग्राउंड अच्छा हो तो क्या होगा? ताकत के बिना तो वो किसी काम का नहीं। रोलांडा एक मशहूर खूबसूरत लड़की है। जाहिर है वो उसके प्यार में नहीं पड़ेगी। ली यूनक्सियाओ जानती थी कि उसने गलत समझा है, और उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ आई। गु फियांग की आत्मा जागृत होने से पहले उसने सचमुच कुछ समय के लिए दीवांगी से उसका पीछा किया था। उसे आज भी याद था कि उस समय उसने बड़े दृढ़ निश्चय से कहा था, मेरे पति को एक महान नायक बनना होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में नगर संरक्षक दिव्य रक्षक बन सके। आपका पृष्ठभूमि चाहे कितनी भी प्रतिष्ठित क्यों न हो, आप अंततः मार्शल दाव के नाम पर किसी काम के नहीं है। जब तक आप एक दिन मुझे हरा नहीं देते, मैं इस बारे में थोड़ा बहुत ही सोचूंगी। ली यूनक्सियाओ को याद था कि उन शब्दों ने उसे बहुत गहरा आघात पहुंचाया था, जिससे वह और भी आत्मविनाशकारी बन गया था। लेकिन इस समय वह केवल ली यूनक्सियाओ नहीं, बल्कि गु फियांग था। अपने पिछले जीवन में अद्वितीय सुंदरिया जो उसके साथ रहने की भीख मांगती थीं, वे तियानवु लोग का 2 बार हाथ में हाथ डालकर और खूबसूरत थी। लेकिन अतीत में जिन बेजोड़ सुंदरियों से वह ऊब चुका था, उनकी तुलना में वह अभी भी बहुत दूर थी। इसलिए इस समय उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और असामान्य भावना उमड़ रही थी। एक निकम्मा नौजवान तुम्हें पाना चाहता है, लैंडुओ। तुम हद से ज्यादा ही खुद को समझ रहे हो। हालांकि यूहे को थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन ली यूनक्सियाओ के निकम्मे होने की बात जानकर उसका मूड तुरंत ठीक हो गया। ली यूनक्सियाओ ने अपनी निगाहें थोड़ी ऊपर उठाईं और यूहे पर एक नजर डाली। उसकी तीखी निगाहें चाकू की तरह सीधे यूहे के दिल में चुभ गईं, जिससे वह चौंक गया। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। मुझे लगता है कि आपने गलत समझा है। चाहे मैं निकम्मा ही क्यों न हूं, मैं आपसे नहीं लड़ूंगा। और कोई चारा नहीं है तो मुझे साधना करनी है। ली यूनक्सियाओ ने हाथ हिलाया और पीछे मुड़े बिना सीधे अभ्यास कक्ष 013 में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। रोलैंडा स्तब्ध रह गई। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी झुकी हुई थीं, मानो वह गहरी सोच में डूबी हुई हो। दूसरी ओर यूहे की आंखें फटी रह गईं और उसके दिल में एक भयानक लहर दौड़ गई। क्या हो रहा है? वह तो बस एक निकम्मा है जो अपनी नसों को भी नहीं खोल सकता, तो उसकी एक निगाह से ही मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी खाई में गिर रहा हूं। हे भगवान, वह कैसी निगाह थी? अभ्यास कक्ष 013 के बंद दरवाजे को देखते हुए उसने बड़ी मुश्किल से निगलते हुए कहा। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था।
उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके मन में ली यूनक्सियाओ के प्रति भय उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण ली यूनक्सियाओ का सामना करते समय वह किसी भी प्रकार की युद्ध शक्ति जुटाने में असमर्थ है। लैंडुओ, तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए मैं उसे इस बार जाने देता हूं। चलो चलते हैं, यूहे ने मन में दबी हुई घबराहट के साथ कहा और इज्जत बचाने की कोशिश की। रोलैंडा ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ी। अचानक वह थोड़ी देर रुकी और अपना सिर झुकाकर बोली, वरिष्ठ भाइयों, ली यूनक्सियाओ ने अभी जो कहा वह सही है। हालांकि आपकी फूहू मुट्ठी में एक शानदार आभा है, यह महज एक आवरण है। अगर आप इसके सार को समझ पाते तो ली यूनक्सियाओ ने आपको अभी इतनी आसानी से नहीं कभी लाल हो रहा था। उसकी आंखों में शर्म और आक्रोश झलक रहा था। ली यूनक्सियाओ के प्रति उसकी नफरत उसकी रग-रग में समा चुकी थी। ली यूनक्सियाओ ने अभ्यास कक्ष में प्रवेश करने के बाद चारों ओर नजर डाली। कक्ष लगभग 100 वर्ग मीटर का था और खाली था। कोने में केवल 2 काले लोहे के पत्थर रखे थे, जो 1 मीटर से अधिक ऊंचे और मानव आकृति के थे, स्पष्ट रूप से अभ्यास के लिए। उन पर मुट्ठी और हथेली के निशान, साथ ही तलवारों और चाकुओं के निशान भी घनी तरह से अंकित थे। उनमें से एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और अब मानव आकृति जैसा नहीं दिखता था। ये दोनों काले लोहे के पत्थर 100 साल से भी ज्यादा पुराने होंगे। ली यूनक्सियाओ ने प्रशंसा भरी नजर से उन्हें कुछ देर तक सहलाया। चाहे कहीं भी हो, चाहे कोई भी युग हो, मार्शल आर्टिस्टों के ऐसे समूह हमेशा होते हैं जो कठिनाइयों का सामना करते हैं और कठिन साधना करते हुए शक्ति के अनंत मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ली यूनक्सियाओ ने धीमी दहाड़ लगाई, अभी इन बातों पर पछताने का समय नहीं है। मुझे अपनी शक्ति जल्द से जल्द वापस पानी होगी। अगर मैं अपनी नसों को खोलकर मूल ऊर्जा को संघनित कर लूं, तो मेरा अनुमान है कि मैं 10 साल के भीतर 9 स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर वापस लौट सकती हूं। उत्पत्ति की ऊर्जा को संघनित करने से लेकर 9 स्वर्ग क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने में, चाहे कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, 100 साल से अधिक का समय लग जाता है। यहां तक कि पुनर्जन्म ले चुके मार्शल गौर भी गु फियांग के अलावा ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं कर सकते, क्योंकि वह न केवल मार्शल सम्राट की उपाधि प्राप्त कर चुके थे, बल्कि 9 स्तरीय सम्राट स्तरीय शिल्पकार भी थे। चटकने की आवाज। उसका पूरा शरीर चटकने लगा जैसे सेम फूट रहे हों, और उसका शरीर एक अविश्वसनीय मुद्रा में पीछे की ओर झुक गया। उसके हाथ और पैर आपस में जुड़कर एक पूर्ण वृत्त बना रहे थे। इस मुद्रा के कारण उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां सूक्ष्म रूप से बदलने लगीं। असहनीय दर्द के अलावा एक अजीब सी शक्ति भी चक्र में प्रवाहित हो रही थी, जो उस मूल ऊर्जा से भिन्न थी जिससे वह परिचित था। यह शक्ति पूरी तरह से उसकी मांसपेशियों और रक्त में प्रवाहित हो रही थी। यह शुद्ध शारीरिक शक्ति थी। तक खुद को संभाले रखने के बाद आखिरकार वह खुद को संभाल नहीं पाया और पीछे की ओर गिर पड़ा, दीवार से जोर से टकराया। उसके मुंह से खून की एक बड़ी धार निकली और उसका सिर चकरा गया, लेकिन उसके बिखरे हुए चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी। हाँ, 10 गुना गुरुत्वाकर्षण के नीचे मून यांग शैली का प्रभाव वाकई 2 गुना हो जाता है। 3 दिनों से भी कम समय में मैं मार्शल अप्रेंटिस के शारीरिक स्तर तक पहुंच जाऊंगा। उस समय मेरी मेरिडियन को प्रभावित करने की संभावना कम से कम 60% होगी। जब ली यूनक्सियाओ एकांत साधना में थे, तब उनके द्वारा यूहे को एक ही वार में हराने की खबर 10 गुना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फैल गई। सभी ने इस पर गहन विचार किया। हालांकि यह मार्शल स्किल किसी चालबाजी जैसा प्रतीत होता था, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के शरीर से एक उच्च कोटि के मार्शल प्रशिक्षु को हराना सभी को चौंका गया और कुछ मार्शल प्रशिक्षुओं की धारणाओं को भी उलट दिया। इस घटना को देखने वाले प्रत्येक छात्र ने गहन चिंतन के बाद कुछ न कुछ सीखा, और ली यूनक्सियाओ की छवि उनके मन में हमेशा के लिए अंकित हो गई। रोलैंडा और यूहे भी एक दिन बाद गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से निकल गए। हालांकि यूहे के जाते ही उसकी विशैली निगाहें अभ्यास कक्ष 013 के दरवाजे पर टिकी हुई थीं, मानो वह अंदर मौजूद व्यक्ति को निगल जाना चाहता हो। 3 दिन बाद अभ्यास कक्ष 013 का दरवाजा आखिरकार खुला और खून से लथपथ एक आदमी बाहर निकला। सार्वजनिक क्षेत्र में कमरों का इंतजार कर रहे सभी छात्रों के चेहरे पर खौफ के भाव थे। आखिर ये कौन था? उसका बिखरा हुआ और गंदा चेहरा तो था ही, यहां से जाने वाला हर छात्र बुरी हालत में था। समस्या ये थी कि बिखरे हुए चेहरे के अलावा ये व्यक्ति सिर से पैर तक खून के भयानक धब्बों से लथपथ था। उसके शरीर पर खून की मोटी मोटी पपड़ियां जमी हुई थीं, मानो खून का कवच हो,
जो आंखों में चुभ रही थीं। पसीने और खून की तेज गंध से सभी छात्रों का पेट खराब हो गया और कई छात्राएं तो वही उल्टी करने को मजबूर हो गईं। उसकी चमकीली, तारों जैसी आंखों को छोड़कर वह पूरी तरह से अमानवीय था। ली यूनेक्सियाओ सीधे टेलीपोर्टेशन सर्कल में दाखिल हुई और 10 गुना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से गायब हो गई। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जब वह पहुंची तो उसने एक कदम बढ़ाया, रुकी और गहरी सांस ली, लेकिन जब वह निकली तो वह इतनी सहज और आरामदेह थी मानो समतल जमीन पर चल रही हो। अभी अभी वो कौन था? वो भूत की तरह खुद को यातना दे रहा था। क्या इतनी मेहनत करना जरूरी है? क्या आपको नहीं पता? अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी अभी जो व्यक्ति था वह ली यूनेक्सियाओ था, जिसने यूहे को एक ही चाल में हरा दिया। क्या वो तो वही था? छी छी, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो अवरुद्ध मेरिडियन के बावजूद एक पीक मार्शल अप्रेंटिस को हरा सकता था। इसलिए वो इतनी बेताबी से साधना करता है। हे, यही तो प्यार की ताकत है। रोलैंडा ने वादा किया था कि अगर ली यूनेक्सियाओ उसे हरा देता है तो वह उसे अपना पीछा करने का मौका देगी। हालांकि रोलैंडा खूबसूरत है, लेकिन ली परिवार के सबसे बड़े युवा स्वामी होने के नाते उनके लिए एक ही स्तर की कई सुंदरियों को पाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ऐ ना? कौन जाने, लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह रोलैंडा को हरा नहीं सकता। मार्शल आर्ट का कौशल कितना भी चतुर क्यों न हो, सर्वशक्तिशाली सत्ता के सामने वह महज एक मस्खरे का कर्तव्य है। सचमुच, रोलैंडा नए छात्रों में से शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली छात्रों में से एक है। मैंने सुना है कि वह पिछले महीने ही वन युआन क्षेत्र तक पहुंच चुकी है और एक सच्ची मार्शल आर्टिस्ट बन गई है। दुख मनाना बंद करो, मेहनत करो, नौजवान। एक निकम्मा और एक औरत, दोनों हमसे आगे है। आह! अचानक आश्चर्य की एक चीख सुनाई दी और सभी ने तेजी से ऊपर देखा तो पाया कि अभ्यास कक्ष 013 में प्रवेश करने वाला छात्र दरवाजे पर एक व्याकुल भाव के साथ खड़ा था। अध्याय 8। कोई शॉर्टकट नहीं। सभी लोग असमंजस में आगे बढ़े और उनके चेहरे तुरंत काले पड़ गए। साधना कक्ष के अंदर लोहे का बना एक काला पुतला पूरी तरह से 2 हिस्सों में टूट गया था। उसका ऊपरी हिस्सा जमीन पर गिर पड़ा और जमीन पर भारी मात्रा में खून बिखरा हुआ था। सबके दिल बुरी तरह धड़क उठे। क्या यह बच्चा सच में इंसान है? अगले ही पल ली यूनेक्सियाओ के ग्रेविटी रूम के मुख्य हॉल में प्रकट होने से भी काफी हलचल मच गई, लेकिन जल्द ही स्थिति शांत हो गई और उसे देखने वाले सभी छात्रों के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। इस प्रकार की तीव्र साधना, एक शक्तिशाली हृदय उत्तेजक की तरह, प्रत्येक विद्यार्थी के हृदय में गहराई से प्रवेश कर जाती है, जिससे उनकी मूल साधना योजना तुरंत दोगुनी हो जाती है। ली यूनेक्सियाओ को भी लगा कि उसका पहनावा कुछ ज्यादा ही दिखावटी है, इसलिए उसने तुरंत अपने थैले से साफ कपड़े निकाले और पहन लिए, फिर जल्दी से अपने छात्रावास की ओर वापस चल दिया। ओवरलॉर्ड बॉडी रिफाइनिंग आर्ट के प्रभाव वाकई असाधारण और शक्तिशाली थे, लेकिन आम लोगों के लिए दर्द असहनीय था। उसकी त्वचा और मांसपेशियों का लगभग हर इंच फट गया था और हर रक्तवाहिनी से खून बह रहा था। रिफाइनिंग के अंत में ली यूनेक्सियाओ दर्द से लगभग बेहोश हो गया था, बस उसने सहज रूप से खुद को संभाला हुआ था। मार्शल गॉड लेवल तक पहुंचने की साधना करने वाले उन शक्तिशाली योद्धाओं में से कौन-कौन सामान्य व्यक्ति थे? उन सभी ने साधारण लोगों की तुलना में 100 गुना अधिक कठिनाइयों का सामना करके 100 गुना अधिक सफलता प्राप्त की। बलवानों के मार्ग में कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता। ली यूनेक्सियाओ छात्रावास लौटते ही तुरंत स्नान करने चला गया। नहाने के बाद उसकी पहले की दागदार और झुर्रीदार त्वचा जेड की तरह चिकनी हो गई, उस पर एक भी दाग नहीं बचा था। जैसे ही उसने अपने शरीर को हिलाया, उसे स्पष्ट रूप से एक लंबे समय से खोई हुई शक्ति का एहसास हुआ। हालांकि यह अभी भी बहुत कमजोर थी, फिर भी इसने ली यूनेक्सियाओ को बहुत संतुष्ट कर दिया। विश्व की नंबर 1 शरीर परिष्करण साधना तकनीक से जैसी आध्यात्मिक औषधि से शुद्ध किए गए भौतिक शरीर से भी अधिक शक्तिशाली है। एक मार्शल प्रशिक्षु के भौतिक शरीर की शक्ति के साथ मैं कुछ सरल परिष्करण का प्रयास भी कर सकता हूं। जब तक मैं कुछ निम्न श्रेणी की औषधीय गोलियां बना सकता हूं, मेरी साधना की गति तेज हो सकती है। एक कीमियागर की शक्ति उसकी आत्मा की शक्ति के आकार पर निर्भर करती है, लेकिन कई बुनियादी शोधन प्रक्रियाओं के लिए भौतिक शरीर को भी एक निश्चित शक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि इसे किया जा सके।
वह कुछ औषधीय सामग्री और शोधन उपकरण खरीदने की योजना बना रहा था कि अचानक उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक सिहरन दौड़ गई और एक तेज हवा का झोंका आया। उसने सहज ही ठंडी सांस ली और बिना देखे ही हथेली पीछे की ओर पकड़ ली। ताली बजाओ। ची की एक तीव्र धारा उसकी हथेली में समा गई। ली यूनक्सियाओ की पांचों उंगलियों ने उसे पकड़ लिया और उसका पूरा शरीर हवा में पलट गया। उसका दाहिना हाथ उसके शरीर के साथ 360 डिग्री घूम गया। चटक, चटक, चटक। हड्डियों के चटकने की आवाज के साथ ही एक जोरदार चीख सुनाई दी। युवा स्वामी युन, मैं हूं। मेरा हाथ। इसके बाद ली यूनक्सियाओ ने उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखा और स्तब्ध होकर कहा, हान बाई। हान बाई दर्द से कराह उठा, अपनी उस बाह को देखते हुए जो लगभग टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, और रोते हुए बोला, युवा स्वामी युन, मेरी बाह बेकार हो गई है। ली यूनक्सियाओ ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, छिपकर हमला क्यों कर रहे हो? तुम इसके हकदार हो। तुम्हारी हड्डियां सिर्फ 7 टुकड़ों में टूटी है। वापस स्कूल के अस्पताल जाओ, कुछ वांकीजी और आटा मिलाकर पेस्ट बनाओ, कुछ दिनों तक लगाओ, तुम ठीक हो जाओगे। पिछली बार तुम कुछ अजीब लग रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। हान बाई ने अविश्वास से कहा, युवा स्वामी युन, आपकी शक्ति। क्या यह? ली यूनक्सियाओ ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने अभी तक अपनी नाड़ी नहीं खोली है। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? हान बाई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने निराशा से कहा, इतने शक्तिशाली होने के बावजूद तुमने अभी तक अपनी नाड़ी नहीं खोली। पिछले कुछ दिनों से तुम कहाँ छिपे हुए थे? गुरु लुओ युनशांग तुम्हें हर जगह क्यों ढूंढ रही है? क्या वह मुझे गुरुत्वाकर्षण कक्ष में भेजकर दंडित करने आई है? ली यूनक्सियाओ ने हल्के स्वर में कहा। हान बाई के माथे से ठंडे पसीने की एक परत रिस रही थी। छोटी बच्ची, यंग मास्टर युन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर तुम मरना चाहती हो, तो सीधे सीधे कह दो। एक और मामला है, जो बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। लैन फी भी पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने सुना है कि वह वन युआन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एकांतवास में चला गया है। तुमने डू फेंग और रोजर को अपाहिज कर दिया। जब वह एकांतवास से बाहर आएगा, तो वह सबसे पहले तुम्हारे पास ही आएगा। ली यूनक्सियाओ ने हान बाई के चिंतित चेहरे पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, यह सिर्फ एक युआन क्षेत्र की बात है। सिर्फ एक युआन स्तर? हान बाई ने गुस्से से कहा, क्या तुम जानते हो कि एक युआन स्तर का क्या मतलब है? इसका मतलब है मूल ऊर्जा को संघनित करना, सचमुच मार्शल आर्टिस्ट के स्तर में प्रवेश करना और एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बनना। मार्शल आर्टिस्ट और हम जैसे मार्शल अप्रेंटिस में बहुत बड़ा अंतर है। चेन जेन, राजकुमारी रुजू और मैं कई दिनों से तुम्हारे बारे में चिंतित है, और तुम बस यही कहते हो, यह तो बस एक युआन क्षेत्र है। हा, ली यूनक्सियाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, एक मार्शल आर्टिस्ट? वो तो उसके जूते चाटने के भी लायक नहीं। हालांकि इस समय उसके पास कोई साधना शक्ति नहीं थी, फिर भी वह एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट को दिल पर नहीं लेता। चाहे वो यू हे हो या लैन फी, उसकी नज़र में वे 3 साल के बच्चों से अलग नहीं थे। मैं हाल ही में कुछ चीजें खरीदने की योजना बना रहा हूं, और मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं आपसे कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूं। हालांकि ली यूनक्सियाओ ली परिवार का सबसे बड़ा युवा मालिक था, लेकिन उसे लंबे समय से परिवार द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया था और उसकी जेब खर्च नाम मात्र की थी, इसलिए अन्य धनी युवा मालिकों की तुलना में उसकी चौड़ी हो गई और उसने आश्चर्य से कहा, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तुम्हें पता है, इस साल के 3000 से ज्यादा नए छात्रों में से अब तक सिर्फ 30 ही मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंच पाए हैं। यह उपलब्धि, यहां तक कि निम्न वर्ग में भी, सर्वोच्च है। उनकी कक्षा के सभी छात्र शक्तिशाली परिवारों के बच्चे थे, इसलिए वे अक्सर दूसरी कक्षाओं को गरीब कक्षाएं कहते थे। हालांकि उनकी कक्षा की कुल छात्र संख्या भी पूरी कक्षा में सबसे कम थी, इसलिए दूसरी कक्षाओं के लोग उनकी कक्षा को घटिया कक्षा कहते थे। हाँ, मुझे चिंता तो हो रही है, लेकिन चिंता करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? अभी के लिए मुझे सारे पैसे उधार दे दो, मैं किसी और दिन लौटा दूंगा। युवा मास्टर युन, मुझे लगता है कि आप में बहुत बदलाव आया है। मैं सचमुच प्रभावित हूं। हान बाई ने अपना थैला निकाला और उसमें से सोने के सिक्कों का एक बड़ा ढेर निकाला। शायद 200-300 सिक्के होंगे,
जो आपके 1 साल के खर्च के लिए काफी होंगे। ली यूनक्सियाओ ने बिना किसी औपचारिकता के वे सभी सिक्के ले लिए। हालांकि ये थोड़े कम हैं, लेकिन अभी के लिए काम चल जाएगा। उसने एक सोने का सिक्का उठाया और हान बाई को वापस देते हुए कहा, इससे दवा खरीद लो। 12 घंटे के भीतर अपने हाथ पर पट्टी बंधवा लो, नहीं तो यह सचमुच अपाहिज हो जाएगा। हान बाई इतना डर गया कि उसने झटपट सोने का सिक्का उठाया और बाहर भाग गया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। वह हवा में उछल पड़ा, उसका मोटा शरीर हवा में ही खून की एक धार छोड़ता हुआ ली यूनक्सियाओ के पैरों पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसके फूले हुए पेट पर एक स्पष्ट पदचिह्न अंकित था, एक ऐसी चीज जिसे अपनी जगह का पता ही नहीं। दरवाजे के बाहर से एक ठंडी सी घुरघुराहट सुनाई दी और फिर एक काली आकृति लुढ़क कर हान बाई के बगल में जा गिरी। वह व्यक्ति खून से लथपथ था, उसका चेहरा तरबूज की तरह सूजा हुआ था। वह जमीन पर कराह रहा था और कुछ देर तक उसे घूरने के बाद आखिरकार उसे चेन जेन के रूप में पहचाना। ली यूनक्सियाओ, तुमने मेरे लोगों को छूने की हिम्मत कैसे की? आज मैं तुम्हें पूरी तरह से अपाहिज कर दूंगा। दरवाजे के बाहर से 1 दर्जन से अधिक लोग अंदर आ गए। उनका नेता लैन फी था। वह गर्व से आगे चल रहा था और उसके हर कदम के साथ उसकी आभा कई गुना बढ़ रही थी। जब वह ली यूनक्सियाओ के पास पहुंचा, तो अचानक उसके शरीर से एक प्रकाश निकला, जिससे एक अद्भुत शक्ति का विकिरण हुआ। उत्पत्ति की ऊर्जा का प्रकाश, एक मार्शल आर्टिस्ट का प्रतीक। बॉस, आप वाकई मार्शल आर्टिस्ट बन गए हैं। आपको मेरा बदला लेना होगा, डुफेंग ने पीछे से जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसका गुप्तांग वॉशबेसिन की तरफ फूला हुआ था। स्पष्ट रूप से उस पर बहुत सारी पट्टियां बंधी हुई थीं जिन्हें अभी तक हटाया नहीं गया था। उसके बगल में खड़ा रोजर का चेहरा भी पीला पड़ गया था। उसकी आंखों से जानलेवा क्रोध झलक रहा था और उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। क्या यह सिर्फ एक युआन क्षेत्र नहीं है? लोगों को दिखाने के लिए तुम्हें पूरे शरीर को चमकाने की क्या जरूरत है? क्या तुम खुद को एक चमकता हुआ मोती समझते हो? ली यूनक्सियाओ ने झुककर हान बाई और चेन जेन की चोटों की जांच की। हालांकि चोटें बेहद गंभीर लग रही थीं, लेकिन कोई जानलेवा चोट नहीं थी जिससे उसे राहत मिली। हालांकि उसकी आंखों में जानलेवा इरादे की झलक पहले ही दिखाई दे रही थी। और तुम दोनों, अभी तो सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। तुम्हारी आवाजें क्यों बदल गई है? अरे, तुम्हारी दारियां कहाँ गईं? कहाँ चली गईं? वाह! इस वाक्य ने सीधे डुफेंग के घातक घाव पर प्रहार किया, जिससे वह क्रोध से खून की उल्टी करने लगा और उन्माद में दहाड़ते हुए बोला, उसे मार डालो! उसे मार डालो! मालिक, आपको उसे मेरे लिए मारना होगा। उसकी दहाड़ में एक तीखी, लगभग स्त्री जैसी स्वरता का संकेत था, जिससे तुरंत ही सभी के माथे पसीने से भीग गए और उनके शरीर अनायास ही कांपने लगे। लान फी भी कांप उठी, सहज रूप से अपने पंजों पर खड़ी होकर एक तरफ हट गई और ली यूनक्सियाओ की ओर इशारा करते हुए गुस्से से बोली, क्या तुम घुटने टेक कर माफी मांगोगी, या चाहती हो कि मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूं और तुम्हें पूरी तरह निकम्मा था और वह उसे मनचाहा धमका सकता था, फिर भी उसे दूसरे पक्ष को जान से मारने में काफी हिचकिचाहट थी। आखिरकार, उसे मारना ली परिवार के लिए एक करारा अपमान होता, जिससे दोनों परिवारों के बीच बनी ऊपरी शांति पूरी तरह से टूट जाती, और इसके परिणाम कोई नहीं बता सकता था। इसलिए इस बार वह केवल ली यूनक्सियाओ को अपंग करने और उसे अपमानित करने के इरादे से आया था ताकि डू फेंग के गुस्से को निकाला जा सके। मुझे अपंग कर रहे हो? ली यूनक्सियाओ की आंखें ठंडी पड़ गईं और उसकी आभा अचानक फैल गई। हालांकि ची का कोई दबाव नहीं था, फिर भी हवा में एक अवर्णनीय आभा संघनित हो रही थी, जिससे लैनफी और 10 से अधिक अन्य लोग तुरंत असहज महसूस करने लगे और उनकी हथेलियों में पसीना आने लगा। मैंने इतने अहंकारी शब्द बहुत लंबे समय से नहीं सुने हैं। क्या हो रहा है? मुझे ये कंपन क्यों महसूस हो रही है? लान फी चौंक गया। उसके शरीर में भय फैलने लगा। उसने अचानक हिम्मत जुटाई, गुस्से में दहाड़ा और उसके हाथ में एक काली लोहे की तलवार प्रकट हो गई। बिना कुछ कहे, उसने ली यूनक्सियाओ की ओर वार किया। वह भय अवर्णनीय था, जिसने उसे बेचैन कर दिया था। उसे डर था कि अगर उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया, तो शायद वह कुछ करने की हिम्मत ही न कर पाए। यह एहसास ऐसा था मानो वह एक छोटी नाव पर खड़ा हो और आसमान जमीन पर छाए एक भयानक तूफान का सामना कर रहा हो। मुझे यह एहसास कैसे हो सकता है? बेतुका। उसने तुरंत अपने दिमाग से सभी भटकाने वाले विचारों को दूर किया, दोनों हाथों में पूरी ताकत लगाकर
खुले और चौड़े रुख के साथ सीधे नीचे की ओर वार किया। निर्णायक और स्पष्ट। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ली यूनक्सियाओ ने प्रशंसा में सिर हिलाया और उसके हाथ में एक काली लोहे की विशाल तलवार प्रकट हुई, जिसे उसने हल्के से अपनी छाती पर टिका रखा था। यह एक बहुत ही सहज हरकत थी, लेकिन इसने लैनफी की तलवार की गति से प्रभावित सभी क्षेत्रों को रोक दिया। अब भी मेरी मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो? यूनक्सियाओ की सलाह सुनकर लैनफी क्रोधित हो उठा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने हाथों में कुछ और शक्ति जोड़ ली, यहां तक कि अपनी नसों की रक्षा करने वाली मूल ऊर्जा का एक अंश सीधे काली लोहे की तलवार में डाल दिया और अपनी 120% शक्ति से उस पर प्रहार किया। क्लैंग! दो तलवारों के भयंकर टकराव से चिंगारियां और बिजली उत्पन्न हुई। काले लोहे की विशाल तलवार से एक प्रचंड बल निकला, जिससे ली यूनक्सियाओ का बाघ जैसा मुंह फट गया और उसके हाथ सुन पड़ गए। उसका पूरा शरीर हवा में उड़ गया, लेकिन उसने अपना संतुलन नहीं खोया और कुछ कदम पीछे हटते हुए अपने पैरों को जमीन पर टिकाकर खुद को संभाला। उस काले लोहे की विशाल तलवार पर एक गहरा कट का निशान भी था। अध्याय 9। मैंने तुमसे कहा था कि दिखावा करो। यह कैसे संभव है? उसने तो सचमुच मेरे हमले को रोक दिया। लानफी की आंखें फटी रह गईं और वह तुरंत अपना संयम खो बैठा। वैसे तो वह एक मार्शल मास्टर था। एक मार्शल अप्रेंटिस भी 12 अंकों की शक्ति वाले पूरे बल के प्रहार को रोक नहीं सकता था। क्या इस निकम्मे ने अपना पल्स व्हील सक्रिय कर दिया था? लेकिन उसे ओरिजिनची में कोई उतार चढ़ाव क्यों महसूस नहीं हो रहा था? वह तो न सिर्फ हैरान था, बल्कि उसके पीछे खड़े 10 से अधिक लोग भी अचंभित होकर बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रहे थे। ली यूनक्सियाओ ने अपने सीने में उमड़ते गर्म खून को दबाते हुए जोर से हंसते हुए कहा, हा, कितना रोमांच! बहुत दिनों बाद मैंने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी है। हालांकि वर्तमान स्थिति थोड़ी अजीब है, लेकिन अभी अभी तलवार का वार बहुत ही रोमांचक था। आओ, मैं तुम्हें कुछ और टिप्स देता हूं। चलिए, यह भाई आपको कुछ और सुझाव देता है। घमंडी! लैनफी का गला गुस्से से लाल हो गया। अपने दिल में उमड़ रहे सदमे को दबाते हुए उसने गुस्से में अपनी लंबी तलवार उठाई और काली लोहे की तलवार पर मूल ऊर्जा की एक धारा प्रवाहित हुई। वह ऊपर उठा और तलवार से वार करते हुए बोला, बहता बादल तलवार वार। मार्शल आर्ट कौशल। यह लैन परिवार की वंशानुगत मार्शल कला थी, प्रवाहित बादल तलवार कला। उसके पीछे खड़े 10 से अधिक लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। डुफेंग तो मानो मुर्गे का खून पी लिया गया हो, वैसे ही जोश में चिल्ला उठा, तलवार तो बहते बादल जैसी है। ये तो बहते बादल की तलवार कला है। ये लड़का तो गया काम से। लैन परिवार की फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट आम सड़क विक्रेताओं की मार्शल स्किल से अलग थी। यह एक ऐसी मार्शल स्किल थी जिसे केवल एक मार्शल मास्टर ही सीख सकता था। जब इसमें ओरिजिनची डाली जाती थी, तो प्रकाश तुरंत तेज हो जाता था, जैसे आकाश में जलता हुआ सूरज, जिससे इसे सीधे देखना मुश्किल हो जाता था। लैनफी ने मार्शल अप्रेंटिस के शिखर पर रहते हुए लगातार इस चाल का अभ्यास किया था। अब जब उन्होंने मार्शल मास्टर का दर्जा प्राप्त कर लिया था, तो वे अंतः फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट की पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे। इस चाल का प्रयोग करने के बाद उनका आत्मविश्वास तुरंत बढ़ गया। अब एक सच्चा प्रथम मुझे रोकने के लिए तुम क्या करोगे? फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट में तलवार को बहते बादल की तरह दिखाया जाता है, जो अबाधित है, और जब इसका प्रयोग किया जाता है, तो इरादा दिल के साथ बहता है, जैसे बहता पानी। ये तुम क्या कर रहे हो? चमकती तलवार को ऐसे पकड़े हुए हो जैसे मोमबत्ती पकड़े हो। अगर तुम चिल्लाकर न बताते, तो मुझे सच में पता ही नहीं चलता कि ये फ्लोइंग क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट है। ली यूनक्सियाओ की बातों से लैनफी इतना क्रोधित हो गया कि उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह गुस्से से दहाड़ा, अपनी धूर्तता बंद करो, मैं तुम्हारी जान लेना चाहता हूं। आकाश से तलवार की रोशनी बरसी और ऐसा लगा मानो ली यूनक्सियाओ उस रोशनी में समा जाएगा। उसने धीरे से अपनी काली लोहे की विशाल तलवार उठाई और लापरवाही से उसकी ओर इशारा करते हुए बुदबुदाया, मुझसे 1-2 सलाह पाना वाकई सौभाग्य की बात है। खटाका! एक तेज झंझनाहट के साथ चकाचौंध भरी रोशनी पल भर में बुझ गई और एक काली लंबी तलवार हूश की आवाज के साथ ऊपर उठी, आकाश को चीरती हुई और सीधे क्रैक की आवाज के साथ छत में जा घुसी। तलवार के शरीर से एक हल्की सी मूल ऊर्जा प्रवाहित हुई और सीधे ली यूनक्सियाओ के शरीर में समा गई।
उसने मन ही मन ठंडी सांस ली और उसका शरीर एक अजीब मुद्रा में मुड़ गया। उसके शरीर के भीतर से तीव्र दर्द उठा, लेकिन इस मुद्रा में वह मूल ऊर्जा पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई। पूरा इलाका एकदम शांत था। पाफ! लान फी हक्का बक्का खड़ा था, फटे हुए बाघ के मुंह जैसी आकृति वाली अपनी हथेली को घूरता हुआ। उसे ली यूनक्सियाओ की लात का भी एहसास नहीं हुआ। उसे बस सीने में तेज दर्द हुआ, फिर उसने मुंह भरकर ताजा खून थूका और बेहोश हो गया। यह कैसे संभव है? सबके होश उड़ गए। वे मुंह खुला रखकर खड़े रहे, मानो उनकी गर्दन की मांसपेशियां इतनी अकड़ गई हों कि वे हिल भी न सकें। लैन फेई का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया था। जब उसे अपने गुप्तांग में ठंडक महसूस हुई, तब उसे एहसास हुआ कि ली यूनक्सियाओ के हाथ में एक विशाल तलवार थी, जिसका ब्लेड उसके गुप्तांग से सिर्फ 3 इंच दूर था। अगर दूसरे पक्ष का हाथ जरा सा भी कांपता, तो उसका काम तमाम हो जाता। वह तुरंत डर से कांप उठा, चौंक गया और गुस्से से बोला, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे? में थोड़ी सी अवमानना झलक उठी और उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा, मैं बहुत डरा हुआ हूं। अभी अभी तुम्हारी तलवार से मेरा हाथ सुन्न हो गया है। मुझे डर है कि मैं तलवार को स्थिर नहीं रख पा रहा हूं, यह बुरी तरह कांप रही है। मानो उसके शब्दों का समर्थन करते हुए उसका दाहिना हाथ कांपने लगा और तलवार की धार लैनफी के गुप्तांग पर बार बार चलने लगी, जिससे वह इतना भयभीत हो गया कि उसके पैर छलनी की तरह कांपने लगे। हवा में पेशाब की दुर्गंध फैल गई और वह लगभग चिल्ला उठा, नहीं, नहीं, जल्दी से तलवार हटाओ, इसे ले जाओ। ली यूनक्सियाओ की निगाहें ठंडी पड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे पहले जो हुआ उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बार तुमने हान फैटपिग और चेन गुंजी को घायल किया है और मुझे जान से मारने की कोशिश भी की है। बताओ, अगर मैं तुम्हारी छोटी चिड़िया को उड़ान दूं, तो क्या मैं इस गुस्से को सह पाऊंगा? नहीं, नहीं, कृपया, मैं आपकी हर बात मान लूंगा, कृपया मुझे अपनी तलवार से बख्श दीजिए। लैनफी तुरंत चिल्ला उठा, इतना भयभीत कि वह होश खो बैठा। आखिर वह सिर्फ 15 साल का लड़का था। जैसे ही उसने अपने पक्षी के विस्फोट, अपनी आत्मा के उड़ जाने और आत्मा के बिखरने के बारे में सुना। पूरे हॉल में 10 से अधिक छात्र थे, सभी लगभग 10 वर्ष की आयु के किशोर थे और मार्शल अप्रेंटिस स्तर के थे। अपने आमतौर पर ऊंचे और शक्तिशाली, प्रभावशाली बॉस को जमीन पर कीचड़ के ढेर की तरह रोते और यहां तक कि पेशाब करते देख किसी को भी शर्म नहीं आई। कोई भी व्यक्ति शायद बुरी तरह डर जाता। जिस आदमी के पास पक्षी न हो, वह मौत से भी बदतर है। विशेषकर जब उन्होंने चुपके से डू फेंग और रोजर पर एक नजर डाली, तो उनके चेहरे और भी पीले पड़ गए और वे सब वही खड़े रहे, एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यहां तक कि एक मार्शल मास्टर भी उनका प्रतिद्वंदी नहीं था, इसलिए इन मार्शल प्रशिक्षुओं के लिए उन्हें घेरना जीवन होता, तो वह बिना सोचे समझे इन सभी लोगों के पक्षियों को उड़ा देता। लेकिन अब उसकी पहचान अलग थी और उसकी शक्ति भी कम थी। लैनफी को अभी अभी मार्शल मास्टर का पद मिला था और उसे युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वह आसानी से जीत सकता था। अगर सामने कोई और अनुभवी मार्शल मास्टर या उससे भी ऊंचे स्तर का मार्शल मास्टर होता, तो उसे जीतने का जरा भी भरोसा नहीं होता। अगर आप अपने छोटे पक्षी को अपने पास रखना चाहते हैं, तो आप कुछ पैसे देकर उसे वापस खरीद सकते हैं। पैसा? हाँ, हाँ, मेरे पास पैसा है। लैन फेई ने मानो जीवन रक्षक तिनका पकड़ लिया हो और जल्दी से अपनी उंगली पर बंधी अंगूठी उतारने की कोशिश की। जितना जोर से वह खींचता, अंगूठी उतनी ही मुश्किल से उतरती। मुसीबत आ गई। ली यूनक्सियाओ की विशाल तलवार चमकी और खून की एक धार उछल पड़ी। लैन फी चीख उठा और उसकी उंगली और अंगूठी दोनों हवा में उड़ गईं। ली यूनक्सियाओ ने अंगूठी को पकड़ा, अपनी दिव्य चेतना से उसे संजोया और फिर संतुष्टि से उसे रख दिया। क्या देख रहे हो? और तुम लोग, अगर अपने नन्हे पक्षियों को रखना चाहते हो, तो समझदारी से काम लो। ली यूनक्सियाओ की निगाहें उन पर घूमी और तुरंत ही वे सब चुप हो गए, जल्दी से अपने हाथों में पकड़े सभी भंडारण छल्ले उतारकर उन्हें सौंप दिए। लानफी ने अपनी कटी हुई उंगली को हाथ से ढक लिया और फिर थोड़ा शांत होते हुए कहा, क्या हम अब जा सकते हैं? ली यूनक्सियाओ की नजर अचानक लैनफी की कमर से लटकी हुई एक जेड की पट्टिका पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसने अपनी विशाल तलवार से एक झटके में वह पट्टिका सीधे उसके हाथ में आ गिरी। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी झलक रही थी और उसने बेपरवाही से कहा,
यह जेड का लटकन अच्छा है, मैं इसे ले लूंगा। लान फी का चेहरा बदल गया और उसने घबराकर कहा, तुम्हें और भी चीजें दी जा सकती है, लेकिन यह जेड का हार नहीं। ली यूनक्सियाओ की ठंडी निगाहें उस पर पड़ी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से समझाया, यह हमारे लान परिवार का पुश्तैनी संरक्षक जेड का हार है। ऐसे केवल 5 ही हार है जो लान परिवार के प्रमुख सदस्यों के पास है। यह केवल पहचान का प्रतीक है। यह तुम्हारे लिए बेकार है, लेकिन मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। अगर यह चीज खो गई तो उसका परिवार उसे जिंदा ही छील देगा। ली यूनक्सियाओ का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने अपनी तलवार उठाकर ठंडे स्वर में कहा, उनके पास सामान बहुत कम है, छोटी चिड़ियों को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हें जेड का लटकन लौटा दूंगा और मैं उनकी छोटी चिड़ियों को उड़ा दूंगा, या फिर जेड का लटकन यही छोड़ दो और तुम अपनी छोटी चिड़ियों को वापस ले सकते हो। बाकी लोग बेहद घबरा गए और चिंता भरी निगाहों से लैन फी को देखने लगे। लान फी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसके अंतर्मन के अनुसार उसका अपना जेड पेंडेंट बेशक अधिक महत्वपूर्ण था, लेकिन ये 10 से अधिक लोग लान परिवार से जुड़े विभिन्न परिवारों के शिष्य थे और कुछ तो सीधे वंशज भी थे। अगर उसने जेड पेंडेंट को चुना और ली यूनक्सियाओ ने इन लोगों के पक्षियों को नष्ट कर दिया, तो शायद वह सत्ता में नहीं टिक पाएगा। बॉस लैन। जब शांगुआन किंग ने उसे हिचकिचाते हुए देखा तो वह खुद को चिल्लाने से रोक नहीं पाया। लान फी का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने भारी स्वर में कहा, यद्यपि यह जेड का झुमका मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे भाइयों के मुकाबले तो यह कुछ भी नहीं है। चलो चलें। उसने हाथ हिलाया, यथासंभव शालीन दिखने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसके गुप्तांग और दोनों पैंट गीले थे और शर्म से उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया था। अब भी अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हो? ली यूनक्सियाओ की आंखों में जानलेवा इरादे की झलक दिखाई दी। उसकी तलवार अप्रत्याशित रूप से चली और हवा में एक सिहरन दौड़ गई, बिजली की तरह तेज, सीधे लैन फी के गले की ओर। लान फी यह देखकर भयभीत हो गया कि उसका पूरा शरीर इस प्रचंड घातक शक्ति से जकड़ा हुआ है, जिससे बचना असंभव हो गया है। उस निर्मम घातक शक्ति ने सीधे उसके शरीर पर आक्रमण कर दिया। 15 वर्षों में पहली बार उसने मृत्यु का एहसास किया। वह दहशत से चीख उठा और लगभग सहज ही अपनी बगल पकड़ ली। बिना सोचे समझे उसने सीधे अपने सबसे करीब खड़े शांगुआन किंग को पकड़ लिया और खुद को बचाने के लिए उसे जोर से आ गया और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह एक युआन स्तर के मार्शल मास्टर लैन फी का मुकाबला कैसे कर सकता था? उसे बेरहमी से ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। सिजल। तलवार की गति रुक गई। ली यूनक्सियाओ ने हवा में एक चाप बनाया, अपनी तलवार म्यान में डाली और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो बस यंग मास्टर फी के साथ मजाक कर रही थी। अब आप जा सकते हैं। आप। लान फी इतना क्रोधित था कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। शांगुआन किंग इतना भयभीत था कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके पैर लगातार कांप रहे थे और उसके पैरों के बीच से दुर्गंध आ रही थी। लान फी का चेहरा इतना उदास था कि उससे पानी टपक सकता था। शांगुआन किंग का चेहरा भी उसे देखते हुए बेहद गंभीर हो गया। उसने अपना सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। उसका दिल गुस्से से फट रहा था। शांगुआन परिवार उनके लान परिवार से जुड़ी सबसे बड़ी ताकत थी और शांगुआन किंग उनका सीधा वंशज था, भविष्य में उनका सबसे बड़ा मददगार। लेकिन वह जानता था कि अब से यह मददगार न केवल हाथ से निकल गया है, बल्कि परिवार के मुखिया बनने की राह में उसका दुश्मन भी बन सकता है। वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और गुस्से से भरी आंखों से ली यूनक्सियाओ के छात्रावास से बाहर निकल भागा। वह अब यहां एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता था। बाकी लोग भी चुपचाप उसके पीछे पीछे सिर झुकाकर निकल गए। ली यूनक्सियाओ ने जेड का लटकन निकाला और उसे हाथ में लेकर खुशी से देखा। वाह, यह तो सचमुच पंचरंगी दिव्य आकाश पत्थर है। उसने जेड का लटकन वापस रख दिया और छत की ओर देखते हुए व्यंग्य से कहा, तुम इतनी देर से देख रहे हो, अब बाहर आने का समय आ गया है। कुछ ही पलों बाद छत से एक आवाज आई। काले वस्त्र पहने जियारोंग आकाश से नीचे उतरी और ली यूनक्सियाओ को जटिल भावों से देखने लगी। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। ली यूनक्सियाओ ने उदासीनता से कहा, क्या इसे देखना मनोरंजक था? क्या आपने सब कुछ इकट्ठा कर लिया? गंभीर था। उसने अभी भी सब कुछ देख लिया था। उसे इस बात का कोई सुराग नहीं मिल रहा था
किली यूनक्सियाओ ने लैन फी को कैसे हराया। उसने पहले चुपके से घुसने, पहले इस युवक को काबू में करने और फिर उससे विषनाशक निकलवाने की योजना बनाई थी। अब ऐसा लग रहा था कि वह 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हालांकि वह साधना में एक मध्यवर्ती मार्शल मास्टर था, लेकिन उसे दूसरे पक्ष को हराने का जरा भी भरोसा नहीं था। उसे जिंदा पकड़ने की तो बात ही छोड़िए।